हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक लिविलिटी के बारे में और काइनेटिक इनर्टनेस के बारे में पढ़ा था। हमने दो थियरीज पढ़ी थी, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियरी, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बिहाफ ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। फिर हमने देखा था कि बीबीटी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में फेल हो जाती है, तो सबसे सुटेबल हमारे लिए क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी। और फिर हमने एक चीज़ होता है क्योंकि 4D 5D वाले क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, और 3D से जब आप 5D जाते हो तो इनर्टनेस क्या होती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड डिक्रीज इन रिपल्सन बिटवीन सराउंडिंग्स। हमने देखा था नॉन टेंशन मेटल्स में क्या होता है, CFSC जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, तो इसकी बात हम नहीं करते। वहाँ पर सिंपल क्या था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, साइज पे और ऑक्सीडेशन स्टेट पे, राइट, या चार्ज पे। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो जो लेविलिटी होगी क्या हो जाएगी, वो कम। कहने का मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होगा लिगेंड का वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो लेविलिटी आपकी कम हो जाएगी, इनर्टनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करें साइज फैक्टर की, तो जब आप ग्रुप में मूव करोगे टॉप टू बॉटम, तो साइज आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है आपको इसमें, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करोगे तो साइज आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक होगा, तो बॉन्ड इजीली जो होगा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फास्टर। अगर वो फास्टर हो गया, इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसकी लेविलिटी क्या होगी, वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन ये डी ब्लॉक के लिए नहीं है, किसके लिए ये है नॉन ट्रांजिशन मेटल, दैट इज S&P ब्लॉक के लिए। ठीक, इतनी बातें हमने पढ़ी थी और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो प्रीवियस ईयर्स में इनर्टनेस और लेविलिटी को लेकर एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी कुछ और भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे हम इनर्टनेस और लेविलिटी को लेके, लेकिन अभी एक चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये अभी आगे पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, क्या दोनों पैरेलल हैं, क्या दोनों अपोजिट हैं, या फिर दोनों का दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन thermodynamic and kinetic stability of complexes and kinetic stability of complexes। ठीक है। ये कैसे हमें पता चला, हम देख लेते हैं। कई सारे एग्जाम्पल है जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या लिख लें यहाँ पर, इट कैन बी अंडरस्टूड by following examples। देखो, देखते हैं कैसे। हमारे पास एक रिएक्शन है NiCN4 2-, इसमें हम इसको रिप्लेस करते हैं 14Cn- से आइसोटोपिकली लेवल से, तो हमारा बनता है NiCN4 2- प्लस क्या हो जाएगा 4Cn ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या है, T हाफ है 30 सेकेंड। ठीक। दूसरा हमारे पास है MnCN6 3- + 6
4 नंबर हो जाएगा 14Cn माइनस यहाँ पर बनेगा हमारा MnCN6 14Cn3 माइनस प्लस 6Cn माइनस। इसके लिए जो टी हाफ है वो है 1R, ठीक है। CrCN6 है 3 माइनस है प्लस 6 14Cn माइनस। इसके लिए है CrCN6 3 माइनस 14Cn कर देते हैं अंदर। डेज, ठीक है। तो देखो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में जो टी हाफ है, पहले वाले में क्या है 30 सेकेंड, दूसरे वाले में क्या है 1 आवर, इस वाले में क्या है 24 डेज। तो यहाँ से ही पता लगता है कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हो निखिल से यहाँ पे, तो आपका जो इनर्टनेस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। मतलब ये ज़्यादा लेवाइल है, ये कम लेवाइल है, ये क्या है और कम लेवाइल है। मतलब इनकी जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो क्या है, अलग अलग, राइट। जबकि ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स क्या हैं, थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल। मतलब ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिक स्टेबल हैं, लेकिन इनकी सबकी जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा उसकी जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। कहने का मतलब वो भी क्या होगा, काइनेटिकली इनर्ट। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल, लेकिन इसकी हाफ लाइफ से क्या पता चलता है, टी हाफ से पता चलता है कि ये क्या है, हाईली लेवाइल है। मतलब ये काइनेटिकली तो लेवाइल है लेकिन थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल है। इन कॉम्प्लेक्स में देखो ये काइनेटिकली भी क्या है, स्टेबल, या काइनेटिकली क्या है, इनर्ट, और थर्मोडायनेमिकली भी क्या है, स्टेबल। मतलब ये है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, काइनेटिक स्टेबिलिटी है, वो दोनों सिमिलर भी हो सकती हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है वो काइनेटिकली स्टेबल भी पॉसिबल है, जो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है वो काइनेटिकली अनस्टेबल भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि एक कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो, दूसरा क्या हो, काइनेटिकली अनस्टेबल हो। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, कहने का मतलब कोई रिलेशन नहीं इनमें सब में, ठीक है। कि हम क्या ले सकते हैं, all these complexes या all the above complexes are thermodynamically stable but they have different kinetic stability, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का काइनेटिक स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है वो Cn के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है तो थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल, लेकिन क्योंकि इसकी हाफ लाइफ क्या है 30 सेकेंड, ये काइनेटिकली क्या है आपका लेवाइल है। मतलब ये काइनेटिकली क्या है, अनस्टेबल है। देखो जो काइनेटिकली इनर्ट है उसको क्या बोल सकते हो, स्टेबल। जो काइनेटिकली लेवाइल उसको क्या बोल सकते हो आप, अनस्टेबल। इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, स्टेबल, और काइनेटिकली भी क्या है, ये स्टेबल है। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी दोनों एक साथ हो सकती है, थर्मोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी, काइनेटिक अनस्टेबिलिटी दोनों एक साथ हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो और काइनेटिकली क्या हो, अनस्टेबल। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, कहने का मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे CONH3 एसिडिक मीडियम में अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ बनता है CONH
H2O6 3 प्लस 3NH4 प्लस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए लगभग होता है नियरली 10 की पावर 30। इसका मतलब समझ रहे हो आप, बहुत हाई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। मतलब यहाँ से यहाँ जो कन्वर्जन है एसिडिक मीडियम में, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसका फॉर्मेशन क्या है, हाईली फेवरेबल। कब, तो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो थर्मोडायनेमिकली क्या है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल, जबकि ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल। क्योंकि अगर अनस्टेबल नहीं होता तो कन्वर्ट क्यों होता, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। कहाँ से पता चला हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है। लेकिन देखा यह गया है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई दिन लगते हैं। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन होता है, क्या होता है, वो स्लो, राइट। इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी हाई है। लेकिन देखा गया कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगता है, बहुत समय। इसका मतलब क्या हुआ, CONH3 जो कन्वर्ट होता है किसमें, COH2O6 में, वो कन्वर्जन क्या होता है, बहुत स्लो। अगर बहुत स्लो होगा तो ये क्या होगा फिर, काइनेटिकली इनर्ट, या क्या बोल सकते हो, ये काइनेटिकली क्या है, स्टेबल है। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है जो थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल, लेकिन काइनेटिकली क्या है, स्टेबल, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक चीज़, क्या, it has been found that conversion of CONH3 to COH2O6 3 plus occurs in many days. That is CONH3 3 plus is kinetically inert, जबकि थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो कन्वर्जन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो CONH3 प्लस है वो एसिडिक मीडियम में थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल, लेकिन वो काइनेटिकली क्या है, स्टेबल है। ये काइनेटिकली क्या है, इनर्ट है। मतलब देखो, थर्मोडायनेमिक क्या है, अनस्टेबल, लेकिन काइनेटिकली क्या है, स्टेबल। मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी का एक दूसरे से। मतलब दोनों साथ में भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में क्या देखा था, निकल वाला स्टेबल था थर्मोडायनेमिकली, लेकिन काइनेटिकली क्या था, अनस्टेबल। क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स क्या थे, वो काइनेटिकली भी स्टेबल था और थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल था, राइट। यहाँ पे देखो CONH3 प्लस क्या है, थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन रिएक्शन के कन्वर्जन में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में या कन्वर्जन में क्या लगता है, बहुत कई दिन लग जाते हैं। इसका मतलब कई दिन तो तभी लग रहा होगा ना जब रेट स्लो होगी, और रेट अगर स्लो होगी इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली क्या है वो, सॉरी, रेट अगर स्लो होगी इसका मतलब काइनेटिकली क्या है, वो स्टेबल है, या ऐसे बोल सकते हो काइनेटिकली क्या है, वो इनर्ट है। तो इन एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का काइनेटिक स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड है, दूसरा किस पे है, रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। एक के पैरामीटर है गैस फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बॉन्ड एनर्जी, और एक का पैरामीटर है रेट कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो बाकी अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक इनर्टनेस और लेबिलिटी से आए हुए हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन गेट में आया था, द सब्स्टिट्यूशनली इनर्ट कॉम्प्लेक्स आयन अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, D3 के हमने पढ़ा था CFA कितनी थी, -2.00। अगला हमारा क्या है D6, और क्योंकि वाटर क्या होगा, हाई स्पिन, CFA कितनी थी D6 के लिए, +0.57। अगला हमारा क्या है D4 हाई स्पिन में कितना था, +3.14। अगला हमारा क्या है D8,
ये हमारा क्या है, हाई स्पिन लो स्पिन तो करते हैं नहीं, D8 के लिए कितना था -2.00। अब देखो इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर हमारे दो काइनेटिकली इनर्ट हैं, एक ये वाला स्लो रिएक्शन करता है, एक ये वाला करेगा, लेकिन इसमें से हमें वो फाइंड आउट करना होगा जो काइनेटिकली इनर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने बताया था आपको कि अगर हमारे पास CFA की वैल्यू क्या आ जाए सेम, तो हमें क्या देखना है, चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वो काइनेटिकली क्या होगा, मोर इनर्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे क्या है +2, तो ज़्यादा इनर्ट कौन होगा, ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following complex is kinetically inert in solution? ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है। पहला ये क्या है, D4 हाई स्पिन में क्या आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसलिए इसकी हाई वैल्यू आती है ये, राइट। ये D3 है, D3 के केस में क्या हो जाएगा, -2.00 इनर्ट। D7 हाई स्पिन में कितना होता है, +1.14, तो ये लेवाइल, ये इनर्ट, और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, राइट। कॉम्प्लेक्सेस हमने ये भी पढ़ा था कि जो नेटनेस लेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। तो जनरली ये देखा गया है कि कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होते हैं, लेवाइल होते हैं, बिकॉज दे हैव मोर स्पेस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग लिगेंड। तो ये भी आपका क्या है, ये भी लेवाइल है। तो हमारा आंसर सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, कंसीडर द 2 सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सेट है पहला AlF6 3-, PF6- SF6 एंड SiF6 2-, और दूसरा हमारा है ये हाइड्रेटेड कटायन हमारे किसके, एल्कलाइनस मेटल के। तो स्लोवेस्ट लिगैंड एक्सचेंज रेट इन सेट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना कि कहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंज क्या होगा, स्लो होगा। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा है कि देखो इन सब में अगर देखो तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ क्या है +6, यहाँ क्या है +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या वो इजीली ब्रेक होगा, नहीं। तो डिसोसिएशन क्या होगा, स्लो। तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो पहले मैं देखो ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, क्योंकि देखो पीरियड के मेंबर्स हैं, इनमें साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर किससे हम डिसाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, वहाँ पर जो एक्सचेंज होगा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब इन सब में सबसे स्लो एक्सचेंज कहाँ होगा, SF6 में। एक ही ऑप्शन है, हालांकि दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसमें सब में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखा है इन्होंने, साइज को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम। न्यूक्लियर फोर्स अगर कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। बॉन्ड अगर वीक होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर आसानी से ब्रेक हो गया तो किसी भी दूसरे लिगेंड से इजीली क्या हो जाएगा, वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखो इसमें सिंपल क्या है, साइज हमें देखनी है। तो हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है, बेरियम का। सबसे स्मॉलर साइज किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो स्मॉलर साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा, तो एक्सचेंज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इनमें बी सेट में जो है सबसे स्लो एक्सचेंज कहाँ होगा, मैग्नीशियम में। तो वो किस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और पहले वाले में क्या हो जाएगा, SF6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इनर्टनेस और लेबिलिटी से। बट हाँ, CFT को आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। बाकी नॉन टेंशन मेटल में हमने 2 फैक्टर देखे थे, साइज का फैक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर या चार्ज का फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आयन complexes is: more stable complexes are less reactive, there exists dependence on bulkiness of ligand, there exists no direct relation between two phenomena, there exists dependence on the size of metal cation। ऐसा कुछ होता है क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक रिएक्टिविटी का कोई रिलेशन है, नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो पैरामीटर्स अलग हैं तो रिलेशन कैसे हो सकता है। हाँ, सेम पैरामीटर होते तो रिलेशन होता, पैरामीटर्स क्या है, अलग अलग। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी देयर एग्जिस्ट नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू फिनोमेना। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक रिएक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने देखा था CONH3 का एक्वस मीडियम में कन्वर्जन जो हो रहा था COH2O6 में, वो कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल था, लेकिन काइनेटिकली क्या था, वो स्टेबल, या काइनेटिकली क्या था, इनर्ट।
इनर्ट या काइनेटिक रिएक्टिविटी क्या थी, कम। मतलब अनस्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक ज़्यादा है लेकिन काइनेटिक रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो कोई मतलब थोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा काइनेटिकली स्टेबल हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो गेट में आया था, डिजिग्नेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एक्स वाई जेड एज इनर्ट और लेवाइल। तो पहली चीज़ देखो, इसमें कोई भी ऑप्शन प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जो सबसे सुटेबल है, हमें तो ये पता है ना कि देखो ये क्रोमियम 3+ है और क्रोमियम 3+ होता है -2.00, ये इनर्ट होता है। ठीक, और हमें पता है ये भी वेनेडियम 2+ भी क्या होता है, ये भी D3 होता है, ये भी क्या होता है, इनर्ट। ठीक, हाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एल्युमिनियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +3 अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, तो लेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, नेटनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बट इसमें देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है, इसके बारे में तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी +3 में है, तो सिंपल सी बात है ये वाला क्या होगा हमारा, मोर इनर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर CFSC वाला भी फैक्टर है। तो Z तो इनर्ट है तो फिक्स है। अब ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें Z वाला है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये ऑप्शन बचा, बाकी कोई है ही नहीं इसमें से। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन यही है, यहीं से आप क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। ठीक है, जबकि सही बात है एल्युमिनियम 3+ भी लेवाइल नहीं होता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसमें उस तरह का। ठीक, चलो तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर वाले। तो हमने जितने भी अभी काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या लेबिलिटी इंडस्ट्री के बारे में हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम आगे के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फिर क्या क्या एविडेंसेस हैं उसके, और सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनकी रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे। थैंक यू।